बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का धरना जारी है। तो 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। तो लंबित वेतन भुगतान जैसे कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। तो तूता धरना स्थल में ये प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें एक प्लेकार्ड में लिखा हुआ है और ये आप देख लीजिए, लोग प्लेकार्ड लेके बैठे हैं और यहाँ पर ये बता दें कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। तो लंबित वेतन भुगतान जैसे कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल राधा, देखिए, जो तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों को लोगों का इलाज करना था, अस्पतालों पे होना था, लेकिन वो अपनी मांगों को लेकर ही हताश नजर आ रहे हैं और इसके लिए तूता धरना स्थल पे बैठे हैं। तस्वीर सबसे पहले वो तमाम कर्मचारियों की दिखा देता हूं, फिर उनसे बात भी करूंगा। तो देखिए, अलग अलग जो पैम्पलेट है वो आपको उनके हाथों पे दिखाई दे रहे होंगे। हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। एक आपने देखा 3 सूत्री मांग दर्शाई गई है और उन्हीं से समझते हैं क्या 3 सूत्री मांग है, उसको लेकर किस प्रकार से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे, कब से शुरू हुआ है प्रदर्शन? सर, अभी 21 तारीख से शुरू किए हैं। इससे पहले हम लोग 18, 19, 20 को ऑफलाइन काम हमने बंद किया था, लेकिन सरकार उसमें हमारा जो मांग है वो पूरा नहीं कर पाए। जो हमारे जो यहाँ के जो एनएचएम कर्मचारी हैं, तो मैं सरकार से और हमारे जो एनएचएम हेड जो एमडी एनएचएम है वहाँ से दरख्वास्त करना चाहूँगा सर कि हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ण करें जल्द से जल्द। लेकिन हमारी मांगे जो 3 दिन हमने ऑफलाइन काम बंद किया 18, 19, 20 को, उसके बावजूद भी जब नहीं हुआ तो हमने उसमें फिर उसी पत्र में ही लिखा था कि अगर 3 दिवस के अंदर हमारा कार्य पूर्ण नहीं होता है तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ा। सबसे मांग पहली जो है वो वेतन की है। स्वास्थ्य मंत्री जी तो कह रहे हैं कि वेतन का जल्द भुगतान होगा। बहुत सी बोला गया है, अब तक वो किया नहीं गया है, जिसकी वजह से सारे जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं सब मुसीबत में, अभी प्रॉब्लम में हैं। फाइनेंशियली उनको दिक्कत हो रहा है। जैसे कि अपने कई जगह ऐसे है जहाँ पे 15 महीने, 16 महीने, 13 महीने, 14 महीने का उनको वेतन का जो अपने PLP है वो नहीं मिल पाया है। कार्य आधारित उनका वेतन है वो नहीं मिल पाया है। तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग है कांकेर जिला जो संयोजक है पवन वर्मा, उसकी बहाली के लिए उनके साथ में अन्याय किया गया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। महिला कर्मचारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्यों यहाँ बैठे हैं? इलाज करना था तो आपको? जी, ये हमारी मजबूरी है। हम अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसमें पहली मांग तो हमारा PLP का जो पेमेंट जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है वो भुगतान किया जाए। और साथ ही सबसे बड़ा जिसमें हम ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहते हैं, क्योंकि इसमें 90% जो है वो फीमेल CHOs हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उनके लिए कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसी किया जाए ताकि जो भी उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है शारीरिक या मानसिक, उनसे बचा जा सके। कितनी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती है और किस तरह से कार्य प्रभावित हो रहा होगा? बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा होगा, क्योंकि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सबसे बड़े जो अधिकारी के पोस्ट पे हैं वो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ही हैं और वो पूरे के पूरे अभी हड़ताल पे हैं। क्योंकि जो हमारी दूसरी मुख्य मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का स्थानांतरण और 8 किलोमीटर में रहने का हमको लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी हमारे जितने CHO साथी हैं उसमें से 90% सभी साथी महिलाएं हैं और उनको अभी 2 साल में इतने सारे प्रकरण हुए हैं, बलात्कार, हत्याएं, मारपीट, छेड़खानी, ये सारे जितने भी प्रकरण हो रहे हैं उन सब से हम लोग परेशान हो चुके हैं। हम शासन को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हम सुरक्षा। बिल्कुल, देखिए राधा, ये तमाम CHO कर्मचारी हैं और ये कह रहे हैं कि इनको 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर में नौकरी दी जाए ताकि जिस प्रकार से उत्पीड़न की समस्या एक आती है वो दूर हो, वेतन भुगतान हो और जो इनके साथी हैं उनको जो है वो वापस काम पे रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित आपका शुक्रिया। तो देखिए, कर्मचारियों की मांग है कि जब तक उनका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे ही अनिश्चितकालीन वो प्रदर्शन करते रहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य कर्मी प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पेंड्रा में भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या रहा, कैसा रहा मामला, सब कुछ देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रदर्शन कार्य आधारित तारीख नहीं चलेगी, अभी तो ये लड़ाई है।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी सामुदायिक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा 3 मांगे प्रशासन के सामने रखी जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के लंबित वेतन का भुगतान, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के सुरक्षा के मद्देनजर उनके गृह जिले में स्थानांतरण और कांकेर जिला संयोजक पवन वर्मा की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर सेवा बहाली। पूरे छत्तीसगढ़ भर में अभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एक अनिश्चितकालीन आंदोलन को लेकर के बैठे हुए हैं, जहां हमारी 3 सूत्रीय मांग है। जो मांग नहीं, हमारा अधिकार है। लगातार प्रशासन के माध्यम से हम पत्राचार करते हुए हम अपनी मांगों को उनके सामने रखे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके तरफ से हमको कोई भी प्रकार का कार्यवाही नजर नहीं आया है। केवल आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहे हैं। नियम विरुद्ध हमारे एक साथी जो कि पवन जी हैं, उनको सेवा समाप्ति कर दी गई है। उस सेवा समाप्ति को बहाल करते हुए उनको भी सेवा में पुनः लिया जाए। 18 जून से धरने पर बैठे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का धरना लगातार जारी है, जिससे गांव में मौजूद उप स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र में काम प्रभावित होने लगा है। अपनी 3 सूत्री मांगों को अपना अधिकार बताते हुए कर्मचारी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन के सामने हमने अपनी मांगों को रखा है, लेकिन अब तक प्रशासन के द्वारा केवल आश्वासन ही मिला है, जिसके चलते हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग अब स्थानांतरण का सुविधा चाहते हैं ताकि हम अपने गृह ग्राम में जा सकें, और आए दिन अखबार में मतलब बहुत से केस आते रहते हैं बलात्कार का, मर्डर का। वो सब चीज ना हो करके हम अपने गृह ग्राम में रहना चाहते हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम यहाँ धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बहरहाल ये तो कहा नहीं जा सकता कि स्वास्थ्य कर्मियों की मांगे कितनी सही हैं या नहीं हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से उप स्वास्थ्य आरोग्य केंद्रों में काम प्रभावित हो रहा है। संदीप अग्रवाल, विस्तार न्यूज, पेंड्रा। तो सिर्फ रायपुर ही नहीं, पेंड्रा में भी प्रदर्शन जारी है और स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो चलिए इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। 27 जून के बाद छत्तीसगढ़ आएगी कांग्रेस की मोइली कमेटी। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री फिरप्पा मोइली की अगुवाई में गठित समिति समीक्षा करेगी। तो प्रदेश में खराब प्रदर्शन के कारणों पर चर्चा की जाएगी। तो जमीनी तथ्य भी जुटाएगी समिति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 27 जून के बाद से छत्तीसगढ़ आएगी कांग्रेस की मोइली कमेटी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मोइली की अगुवाई में गठित कमेटी जो है बैठक लेगी और इसकी समीक्षा करेगी। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कमेटी को बनाया है और कमेटी साफ तौर पे छत्तीसगढ़ के बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर जाएगी और जहां पर किस वजह से कांग्रेस की हार हुई है और पिछले 6 महीने में दूसरी बार अगर कांग्रेस पस्त हुई है तो उसके पीछे की क्या वजह रही, क्या आपसी में नेताओं की गुटबाजी जो है वो वजह रही है, या फिर जो जमीनी स्तर पर कांग्रेस का घोषणा पत्र धरातल पर लागू ना हो पाया उसकी वजह रही है। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं से जो छोटे नेता हैं, छोटे करता उनके सामंजस्य बन पाया कि नहीं बन पाया, वो तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब टटोलने के लिए कमेटी ये पहुंचेगी। और 27 तारीख को जो प्रारंभिक जानकारी है कि 27 तारीख के आसपास ये कमेटी यहां रायपुर पहुंच जाएगी और जिसके बाद में प्रदेश भर के बूथ स्तर पर वो जाएगी कमेटी और जाने के साथ में वहां से जो निष्कर्ष है वो निकाला जाएगा, जवाब निकाला जाएगा, फिर वापस से इसे केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद संकेत ये भी आ रहे हैं राधा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित जो संगठन के नेता हैं वो तमाम नेताओं को भी बदला जा सकता है। तो इंतजार कमेटी का हो रहा है, जिसके बाद कमेटी अपनी वर्किंग शुरू करेगी। बिल्कुल रोहित, तो 27 जून को कांग्रेस की मोइली कमेटी जो है रायपुर पहुंचेगी, जैसा कि मेरे सहयोगी रोहित ने बताया। तो रोहित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। रायपुर में वाहन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। तो देर रात सड़कों पर वाहनों की जांच हो रही है, संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी जा रही है। तो हजारों वाहनों की चेकिंग हुई
और दर्जनों संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। तो आपको बता दें कि दर्जनों संदिग्ध लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। तो दंतेवाड़ा में नीट एग्जाम को लेकर गीदम ब्लॉक में एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जहां जिले भर से लगभग 400 से भी अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो कुछ चूक ना हो इसके लिए 11 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। बाकायदा इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी भी कर ली गई है। पूरे देश भर में ग्रेस मार्क को लेकर के जिन भी राज्यों में यूजीसी नेट परीक्षा री एग्जाम करा रही है, उसी क्रम में आज हम दंतेवाड़ा के गीदम में हैं। यहाँ कुछ छात्र और छात्राएं री एग्जाम नेट की परीक्षा देने आए हैं। आइए उन छात्रों से बात करते हैं क्या कुछ उनके मन में इस एग्जाम को लेकर के है। आपका नाम क्या है? दीपिका राठौर। अब ये एग्जाम दे के आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर पहले कुछ तैयारी नहीं थी, अभी वो मैं करना चाहती हूँ वापस। ग्रेस मार्क के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरे हिसाब से हम लोग को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि हमारे सेंटर में हमारे क्लास में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहली बार आपकी तैयारी कैसी थी? पहली बार मेरी तैयारी ठीक थी, पर अब अचानक से पता चला तो ठीक से तैयारी नहीं हुई। अचानक से इनको पता चला कि इनकी एग्जाम फिर से दोबारा होंगे? थोड़ा डर है, अचानक से पता चला कि यहाँ पे एग्ज़ाम है, पहले पता नहीं था। 5 दिन पहले ही पता चला कि एग्ज़ाम है, इससे पहले तो पूरा भूल गए थे जितना पढ़े थे। इन सभी छात्रों के हाथ में एडमिट कार्ड है, सभी उम्मीद के साथ भरे हुए हैं कि इस बार भी हमारा पेपर अच्छा होगा। कुछ का ये कहना है कि जो हमारी तैयारियां छूट गई हैं उसको हम पूरा करके इस बार परीक्षा देने आए हैं। कुछ का ये कहना है कि पहली बार मेरा पेपर अच्छा हुआ था, शायद इस बार कैसा हो। कैमरामैन संजू के साथ प्रशांत राय, दंतेवाड़ा। तो आज देश भर के 6 राज्यों में नीट यूजी के एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम में देश भर के 1563 छात्र नीट री एग्जाम परीक्षा में बैठे हैं। तो इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 602 बच्चे भी शामिल हैं। तो बालोद के दल्ली राजहरा परीक्षा केंद्र पर 185 और दंतेवाड़ा में 417 बच्चे ऐसे थे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। तो बताते चलें कि बालोद के दल्ली राजहरा में डीएवी इस्पात सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और परीक्षा केंद्र में नीट परीक्षा को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि करीब 2 बजे से नीट री एग्ज़ाम शुरू होंगे। तो लगभग 3.5 घंटे ये एग्ज़ाम चलने वाला है। देश भर में नीट एग्जाम को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज एक बार फिर नीट का एग्जाम होने जा रहा है और आज नीट यूजी का एग्जाम होने जा रहा है और जिसमें देश भर के 1563 जो छात्र हैं वो एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस एग्जाम में छत्तीसगढ़ के 602 बच्चे शामिल होंगे, जिसमें बालोद में और दंतेवाड़ा में ये बच्चे जो है परीक्षा सेंटर में शामिल होंगे। हम अभी इस वक्त जो है बालोद के दल्ली राजहरा डीएवी स्कूल परीक्षा केंद्र पर है। यहाँ पर भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है और यहाँ पर जो है 185 बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि बालोद वही जगह है जहाँ पर बच्चों को गलत प्रश्न पत्र बांटे गए थे, जिसके एवज में बच्चों को भरपाई के तौर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे एनटीए के द्वारा। अब जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, अब एनटीए ने फैसला लिया है कि ग्रेस मार्क्स वालों का री एग्जाम होगा। इसी कड़ी में बालोद में परीक्षा केंद्र बनाया गया है और उन बच्चों का एग्जाम अब लिया जा रहा है फिर से जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिया गया था। और यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं परीक्षा को लेकर के वो पूरी कर ली गई है। दिशा निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है सुरक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। आप देखेंगे किस तरीके से जो है पीछे सुरक्षा बल के जवान भी आ गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट जो गार्ड हैं वो भी लगाए गए हैं, बाउंसर भी तैनात किए गए हैं, क्योंकि देखिए वही परीक्षा है जिसे लेकर के देश भर में हंगामा हुआ, राजनीति भी तेज हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था जहां पर एनटीए ने सफाई दी थी कि जिन्हें भी ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनकी एग्जाम एक बार फिर से कंडक्ट कराई जाएगी और आज इसी कड़ी में जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखने वाली बात यह होगी कि आज जो परीक्षा होती है वो किस तरीके से होती है, किन सुरक्षा व्यवस्थाओं में होती है, क्योंकि ये वही परीक्षा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग गए थे, जिसके बाद आज से फिर जो है री परीक्षा आयोजित की जा रही है। कैमरा पर्सन किशन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।
तो नेट गड़बड़ी पर सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा रद्द हो और साथ ही 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से पेपर करवाना चाहिए। तो नेट में जनमत से केंद्र सरकार घबराई हुई है, ऐसा सुशील आनंद शुक्ला का कहना है। देश भर में अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से नीट परीक्षा के पर्चे लीक होने की जानकारी आ रही है, FIR दर्ज हो रहे हैं, उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नीट परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा कराई जानी चाहिए। परीक्षा की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हुआ है। सरकार ने जिस प्रकार से कार्रवाइयाँ की है उससे भी लग रहा है कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी की गई थी। सिर्फ परीक्षा के नियंत्रक DG को हटा दिया गया है, उससे बच्चों का भला नहीं होने वाला है। इसके एग्ज़ाम को कैंसिल करके फिर से 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर सरकार को एग्ज़ाम करवाना चाहिए। तो वहीं बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। बताते चलें कि कांग्रेस नेता पिछले 6 महीनों में छत्तीसगढ़ को विद्युत कटौती केंद्र बनाने का आरोप लगाते आ रहे हैं। नक्सलियों की काली करतूत का पर्दाफाश हुआ है। जिला बल DRG बस्तर फाइटर CRPF द्वारा कार्रवाई के दौरान नक्सली नोट के सैंपल, भारी मात्रा में प्रिंटर की स्याही समेत कई अन्य सामग्रियां भी बरामद की गईं। तो बताते चलें कि ये नक्सली आदिवासी ग्रामीणों को धोखे में रखकर साप्ताहिक बाजारों में बहुत लंबे समय से नकली नोट खपा रहे थे। तो पुलिस को जब घटना की जानकारी लगी तो त्वरित कार्रवाई भी की गई। विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं, उसके अलावा पुलिस और CRPF द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है, उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। तो गरियाबंद में शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही स्कूल जतन योजना के तहत 40 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत आपको बता दें कि RIS विभाग को जिले के 1413 स्कूलों को मरम्मत कराना था और बीते सत्र में काम भी शुरू हुआ, लेकिन मरम्मत का काम पूरा कर पाने में विभाग नाकाम साबित हुई। तो चिन्हांकित आपको बता दें कि 1413 में से विभाग 872 जगहों पर काम पूरा करा सकी है। 23 करोड़ 25 लाख रुपए अभी तक मिले हैं, जिस पे है ना हम लोग 872 काम कर रहे, प्रगति रथ पे हमारा 872 में 683 काम कंप्लीट हो गए हैं, जिसकी लागत करीब वो 30 करोड़ 86 लाख का है। केवल अभी 189 काम ऐसे हैं जो चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी पूर्ण कर लिया जाएगा। गरियाबंद जिले के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत कार्य स्वीकृत हुए थे, उसमें विभिन्न श्रेणियों के कार्य थे। कुछ रिपेयरिंग कार्य थे, कोई टॉयलेट रिपेयरिंग थी, फर्श रिपेयरिंग थी, कुछ अतिरिक्त कक्ष का निर्माण था। इस प्रकार से कुल 1325 काम स्वीकृत हुए थे। इन 1325 कामों में से लगभग 537 काम पूर्ण हो चुके हैं और 171 काम किसी कारणवश जो दूरस्थ अंचल के थे वो स्टार्ट नहीं हो पाए। तो छत्तीसगढ़ राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां 30 जून तक राशन कार्ड का नवीनीकरण कराना अनिवार्य बताया जा रहा है। तो बताते चलें कि अब तकरीबन 70 लाख राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण करवाया है और बाकी के बचे राशन कार्ड धारियों को 30 जून तक नवीनीकरण कराना होगा। तो नवीनीकरण करवाने वाले में बीजापुर जिला पहले स्थान पर है। तो राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर है, क्योंकि ऑनलाइन ऐप के जरिए नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध है, जिसके जरिए आप अपने राशन कार्ड का eKYC भी करा सकते हैं और ये eKYC कराना काफ़ी ज़रूरी है। तो नवीनीकरण 30 जून 2024 तक अनिवार्य है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग 77 लाख राशन कार्ड हितग्राही हैं और आपको बता दें कि 70 लाख राशन कार्ड हितग्राही
पहले ही आवेदन कर चुके हैं। तो सरगुजा संभाग की नदियों से रेत का अवैध खनन बेखौफ चल रहा है। माफिया दिन दहाड़े मजदूरों के माध्यम से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध रेत का व्यापार उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इसकी जानकारी अफसरों को भी है, लेकिन माफियाओं पर कोई भी खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। गर्मी के सीजन में तो बहुत ज्यादा निकलता है। कभी अरे लगभग यहाँ 10 गाड़ी 50 गाड़ी तो यही गाड़ी निकाल लेता होगा। एक ही गाड़ी ये लोग आएंगे ना तो 50 गाड़ी तो इनका हो गया। हाँ, क्लियर। हाँ, और 10 गाड़ी अगर ट्रैक्टर आया तो 2 खेप है तो ट्रैक्टरों का हो गया 50 गाड़ी तो 100 गाड़ी हो जाता है। 100 गाड़ी हो जाता है। बोलो उस पे हमारे कलेक्टर सर द्वारा खनिज अधिकारी, खनिज विभाग, राजस्व विभाग और साथ में पुलिस विभाग तीनों की एक संयुक्त टीम बना दी गई है और रेत उत्खनन वाले जगहों पे जो अवैध, जहाँ पे अनुमति, बिना अनुमति के रेत अवैध उत्खनन होगा उन पे कार्रवाई के लिए कहा गया है। सूरजपुर में दल से बिछड़े 2 हाथियों ने जंगल से सटे गांव में दस्तक दी और एक ग्रामीण के घर को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते ग्रामीणों ने दहशत का माहौल बन गया। और वहीं मामले की सूचना मिलते ही वन अमला मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने के लिए मुनादी में जुट गया। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बहुत ही खुशनुमा हुआ है, लेकिन बारिश आफत भी लेकर आई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा ने आम जनजीवन त्रस्त कर दिया है। तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। तेज बारिश ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। बारिश का कहर ऐसा था कि ग्राम वासियों के छतों की, घर, दीवार समेत घरेलू सामान को जमकर नुकसान पहुंचा है। इस भयंकर आपदा से पेड़ और पौधे धराशायी हो गए। मेरा पूरा क्षति हुआ है। पूरा सीट 14-15 ठो सीट एक रूम का निकल गया है और एक रूम का 8 ठो। धान, चावल, धान, गेहूं, आटा, फूसान पूरा गया है। बारिश इतनी तेज थी कि लोग जान बचाने के लिए खाट के नीचे छुप गए। लोगों के मुताबिक इस आपदा में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन घर का काफी सामान टूटकर बिखर गया है। ज्यादा नुकसान हुआ है, खाट के नीचे दब गए तब बाँचे हैं। विक्रम कुशवाहा नाम के स्थानीय बताते हैं कि उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, जो बारिश के कारण प्रभावित हो गईं। वहीं भारी बारिश के दौरान ट्रांसफार्मर से करंट की समस्या का डर भी बना रहता है। इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शादी का वो चीज था सर, लिखवा पतवा रहा था, पूरा इतना तूफान आ गया कि पूरा कूलर पंखा सब खत्म हो गया। कुछ भाई सहयोग राशि मिल जाता तो इसे अपना घर छा लेते। आपको बता दें कि गांव में आए भारी आंधी तूफान से लगभग 40 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ है, जिसमें कई लोगों के घर तक पानी भर गया था। ग्राम पंचायत सोरगा के सरपंच ने आपदा को लेकर शासन द्वारा मुआवजा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया है। आंधी तूफान आने के कारण बहुत जनों का घर नाश हुआ है। सीट उड़ गया है, फट गया है, टूट गया, फेंका गया है और किसी किसी के घर में पानी भी भर गया है। बैल बांधते हैं, वहाँ भी पानी भर गया है और बैल लोग को परेशानी हुआ। बहुत बैल तो बाहर में बैठे, लेकिन जो बूढ़ा थे वो बैल नहीं निकल पाए, पानी में बैठे थे पूरा रात काटे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में मानसून प्रवेश कर चुका है, जहां पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। एक और जहां मानसून ने गर्मी से राहत दी है, तो वहीं तेज आंधी तूफान ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाती है कि प्रशासन द्वारा तेज आंधी तूफान को लेकर क्या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं और आपदा से हुई कोई जानमाल की भरपाई करने के लिए भी क्या कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो वहीं सरगुजा संभाग की नदियों से रेत का अवैध खनन बेखौफ चल रहा है। माफिया दिन दहाड़े मजदूरों के माध्यम से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, आपको बता दें कि राज्य में दिन दहाड़े खनन किया जा रहा है। अंबिकापुर से महज 35 किलोमीटर दूर है जजगा गांव और उस गांव से बहती है रेड़ नदी। और उस नदी को आप देख सकते हैं कि जो नदी है रेत से अकूत भरा हुआ है और लेकिन यहाँ माफियाओं की नज़र पड़ी हुई है। यहाँ से रेत अंबिकापुर जाता है, अंबिकापुर जाने के बाद एक जगह डंप किया जाता है और उसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित दूसरे राज्यों को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि जो अधिकारी हैं वो आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ के जो SDM है वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं और वही SDM पहले यहाँ कार्रवाई करते थे। और गांव के लोगों का आरोप है कि ये तहसीलदार SDM आते हैं, गाड़ियों को पकड़ते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन छोड़ देते हैं और माफिया फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश प्रधान के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज।